हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटरसाइकिल का क्लच कैसे काम करता है। कहीं मोटरसाइकिल क्लच में कोई दिक्कत हो ही ना और आपसे पैसे ऐंठने के लिए मिस्त्री जबरदस्ती उसमें दिक्कत बताकर फालतू में आपकी मोटरसाइकिल के क्लच को बदल दे। एक क्लच को बनाने में इंजीनियर्स के सामने क्या क्या समस्या आई और उन्होंने उसे कैसे सुलझाया। आओ खोलते हैं क्लच की पोल। चलो शुरू करते हैं। तो एक क्लच काम क्या करता है, मतलब इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आओ बता देता हूँ। तो देखो, ये तो हो गया आपका इंजन, ठीक है जी। अब ये इंजन पावर देता है क्लच असेंबली को। ये जो पूरा डब्बा सा आप देख रहे हो ना, कटोरा, इस कटोरे के अंदर, मतलब इस कटोरे के अंदर नहीं, इस पूरे कटोरे को और इस कटोरे के अंदर रखे गए सारे सामान को अगर इकट्ठा एक शब्द में डिफाइन करें तो उसे क्लच असेंबली कहते हैं। अब ये जो क्लच असेंबली है ये इनपुट शाफ्ट को घुमाती है। ये है आपकी इनपुट शाफ्ट, ठीक है जी। अब ये वाली इनपुट शाफ्ट इस आउटपुट शाफ्ट को घुमाती है, ये वाली जो आउटपुट शाफ्ट है। और ये जो आउटपुट शाफ्ट है इस पे लगा हुआ है गरारी। इस गरारी के ऊपर लगती है चेन और ये चेन जाके कनेक्ट होती है आपकी मोटरसाइकिल के पिछले पहिए से। तो ये हो गया आपकी मोटरसाइकिल का पूरा मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में क्लच की जो भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मोटा मोटा आइडिया निकालना है कि आखिर क्लच है क्या, तो क्लच होता है आपका गठबंधन अधिकारी। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये कि ये इंजन की पावर को मोटरसाइकिल के पिछले व्हील तक पहुंचाता है। इसकी मर्जी के बिना पावर तो ट्रांसमिट ना होगी। अब यह सवाल आता है कि क्लच काम कैसे करता है। तो जी, क्लच इंजन की पावर को फ्रिक्शन की मदद से पहियों तक ट्रांसफर कर देता है। कैसे करता है आओ बताता हूँ। ये हो गया आपका इंजन, ये घुमा रहा है एक शाफ्ट, इस शाफ्ट पर लगी हुई है एक प्लेट। अब ये जो प्लेट है, इस रुकी हुई प्लेट को, हाँ जी, जब ये अलग होगी इससे तो ये रुक जाएगी, इस रुकी हुई प्लेट के संपर्क में आ जाएगी। जैसे ही ये दोनों प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, ये घूमती हुई प्लेट इस रुकी हुई प्लेट को भी अपने साथ घुमाना शुरू कर देगी। अब क्योंकि ये प्लेट घूम रही है तो इस शाफ्ट को घुमाएगी। अब ये शाफ्ट गियर बॉक्स में गियर रेशो को बदलकर इस पहिए के घूमने की रफ्तार को कंट्रोल करेगी। मोटा मोटा ये वाला जो हिस्सा है ये है आपकी क्लच असेंबली। बस इतना सही है और ये समझने में बहुत आसान है। अब यहाँ पर आएंगे आपके दिमाग में दो सवाल कि जी अगर यहाँ पर फ्रिक्शन घुस गया है तो इसका मतलब ये रगड़ती हुई प्लेट आपस में घिसेंगी भी, इससे तो नुकसान होगा। कितना अच्छा होता अगर हम ये जो प्लेट है इनको निकाल कर बाहर फेंक दें, मतलब क्लच को ही हटा दें, बिना क्लच के गाड़ी चलाएं, मतलब डायरेक्ट पावर ट्रांसमिट कर दें। क्लच की जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई साहब बिना क्लच के तो गाड़ी के गियर चेंज ही नहीं होंगे, मतलब मोटरसाइकिल के गियर कैसे बदलेंगे, क्योंकि आपने कभी बिना क्लच के गियर तो चेंज करे नहीं होंगे। वैसे करे हैं क्या मत करना। वैसे अगर करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करे तो मैं बता देता हूं कि गाड़ी के गियर चेंज करने के लिए या मोटरसाइकिल के गियर चेंज करने के लिए आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर गियर चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, पर टूट फूट होगी। और हाँ, मेरे कहने से ये एक्सपेरिमेंट मत करना, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है जी। और मैं अपनी बात को एक उदाहरण देकर भी साबित कर सकता हूं। ये देखिए, ये जो गियर असेंबली है यहां पर बिना क्लच दबाए गियर को बदला जा रहा है, यानी गियर बदलने के लिए हमें क्लच की जरूरत नहीं है। अब अगर गियर बदलने के लिए क्लच की जरूरत नहीं है तो क्लच काम कहां आएगा। इस बात से यह साबित नहीं हो जाता कि हम फालतू में क्लच को लेके घूम रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्लच बहुत जरूरी है, फिलहाल के लिए तो है, और क्यों है ये अभी बता देता हूं, सुनो ध्यान से। चलो एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कि आप 60 की रफ्तार पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी चौथे गियर में है, मतलब बाइक चौथे गियर में चल रही है। अब आपको 5वां गियर डालना है, यानी कि बाइक की रफ्तार बढ़ानी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत काम की बात बता रहा हूं। अब जैसे ही आप क्लच को दबाओगे दोनों प्लेट अलग हो जाएंगी, यानी कि इंजन की पावर पहियों तक ट्रांसमिट नहीं होगी। अब यहां पर गौर देना कि मैं कह क्या रहा हूं। इंजन के आरपीएम अपने ही रफ्तार पर रहेंगे, यानी कि इंजन अपनी ही रफ्तार पर घूमता रहेगा। लेकिन क्योंकि क्लच प्लेट अलग हो चुकी है, डिसएंगेज हो गई हैं, तो पहिया सड़क के साथ लगातार फ्रिक्शन में है और ये फ्रिक्शन इस पहिए की रफ्तार को कम करेगा। अब ये दोनों अलग अलग रफ्तार पर आ जाएंगे। कौन दोनों? इंजन अलग रफ्तार पर चलेगा और आपकी गाड़ी का पहिया अलग रफ्तार पर चलेगा। अब क्योंकि इन दोनों की रफ्तार अलग हो चुकी है तो जैसे ही ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे आपको एक झटका महसूस होना चाहिए। लेकिन आप भी इतने दिनों से बाइक चला रहे होंगे, आपको झटका तो महसूस नहीं हुआ होगा जब तक आप झटके से क्लच ना छोड़ दें। यही है काम क्लच का। आपकी बाइक में गियर बदलने के बाद जो ऊपर नीचे हो जाती है रफ्तार पहिए की और इंजन की, उस रफ्तार को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना, यानी कि पहिए की रफ्तार को इंजन की रफ्तार के साथ सिंक्रोनाइज करना, एक समान रफ्तार पर लेके आना, रफ्तार के अंतर को घटाना और झटके को कम करना, यही काम है क्लच का। मोटा मोटा मतलब ये निकला, गियर बदलने की टेंशन क्लच ने नहीं ले रखी, ये तो बस झटकों को खाता है। जो झटके आपको गियर बदलने के बाद लगने चाहिए उनको ये खा जाएगा और आपको मिलेगी एकदम मक्खन सी राइड। लेकिन आप तो जिद्दी हो, आप ये कहोगे ना 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 ना, ऐसे ना चलेगा, हम
झटके बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमको गाड़ी में क्लच नहीं चाहिए। निकालो इसे, निकालो, तुरंत बाहर निकालो। तो ठीक है, निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद जो होगा, क्या उसे झेलने के लिए आप तैयार हो? अगर हाँ तो सुनो अब ध्यान से। तो सबसे पहली समस्या ये आएगी कि गाड़ी जीरो से स्टार्ट तो ना होने वाली, यानी कि झटका देगी, खड़े खड़े स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इंजन डायरेक्ट कांटेक्ट में है रियर व्हील के। तो जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करोगे, रियर व्हील घूमना शुरू कर देगा, तो वो झटका देगा और बंद हो जाएगा। अब इसका एक इलाज तो ये हो गया कि भैया मोटरसाइकिल को धक्का दिलवाओ। जब आप मोटरसाइकिल को धक्का लगवाएंगे, ये एक सफिशिएंट रफ्तार पर आएगा, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो एक आदमी रख लो धक्का देने के लिए। इसके बाद जब आप गियर बदलोगे तो गियर से आवाज आएगी, यानी कि गियर बदलते हुए आवाज करेंगे, क्योंकि उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए अब क्लच वहां पर है नहीं। अब क्योंकि क्लच वहां पर नहीं है, तो गियर्स के अंदर टूट फूट भी होगी, यानी कि नुकसान बढ़ जाएगा। और तीसरी दिक्कत आती है कि अब बाइक स्मूथली मक्खन की तरह नहीं चलेगी, झटके दे दे के चलेगी, क्योंकि जैसे ही आप गियर बदलोगे, बाइक की रफ्तार में तुरंत बदलाव आएंगे। जैसा कि ये मोहतरमा बाइक लेकर चल रही है, वैसे जा कहीं और कट इसे काटूंगा मैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब ये जिस बाइक पर बैठी हैं, मान लेते हैं कि उसमें क्लच नहीं है। वैसे भी इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने तो क्लच एकदम ही छोड़ दिया, देख के ही लग रहा है। तो इन्होंने जो अपने चेहरे पे डेंटिंग पेंटिंग करवाई है, उसके पीछे यही क्लच है। अचानक से क्लच छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा। अब क्लच अचानक से छोड़ोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्लच को अपना काम करने का मौका ही नहीं दिया, यानी कि राइड को स्मूथ बनाने का। तो यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जब आपने बाइक चलाना या कार चलाना सीखा हो और आप अचानक से क्लच छोड़ते हो, तो जो झटका आपको महसूस होता है, सेम झटका क्लच के ना रहने पर आपको महसूस होगा जब आप गियर बदलोगे, और गियर्स में टूट फूट भी होगी। तो क्लच की इंपॉर्टेंस का आपको यहां से पता लग गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक क्लच काम कैसे करता है, इसको समझने से पहले आपको 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो 4 चीजें हैं। अरे तो क्यों रुक गया? तो ये तो हो गया आपका इंजन, ठीक है जी। ये हो गई आपकी क्लच असेंबली। क्लच असेंबली के बाद ये जो आप शाफ्ट देख रहे हो पीछे जो लगी हुई है, ये हो गई इनपुट शाफ्ट, और ये जो शाफ्ट है ये हो गई आउटपुट शाफ्ट। इसी आउटपुट शाफ्ट पर एक गरारी लगी हुई है, गियर लगा हुआ है, जिसके ऊपर चेन घूम रही है, और ये घूमती हुई चेन रियर व्हील को घुमाएगी। अब हमें इन चारों में से ये जो क्लच असेंबली है, इसकी वर्किंग को समझना है। आओ बताता हूं डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि हमें 2 शाफ्ट की जरूरत ही क्या है। मतलब एक शाफ्ट तो ये रही और एक शाफ्ट ये रही, क्या करेंगे हम 2 शाफ्ट का? अगर इन 2 शाफ्ट की जगह एक ही शाफ्ट का इस्तेमाल कर लें, उसी पे गियर लगा दें, तो उसमें नुकसान ही क्या है? वेल, अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल ठीक सवाल है, पर 2 शाफ्ट का कारण भी जान लो। देखो 2 शाफ्ट से होता क्या है, ये दोनों शाफ्ट मिलकर एक गियर असेंबली को बनाते हैं, यानी कि आपकी मोटरसाइकिल अलग अलग रफ्तार पर जो चलती है वो इसी गियर असेंबली के कारण चल पाती है। अगर हम इन दोनों शाफ्ट को एक बना देंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंजन से पावर क्लच असेंबली को ट्रांसफर होगी और क्लच असेंबली पावर का ट्रांसमिशन कट भी कर पाएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास गियर बदलने के लिए गियर असेंबली है ही नहीं, आपने दोनों शाफ्ट को एक ही बना दिया, तो आप गियर बदलेंगे कैसे? अब तो गाड़ी एक ही गियर में चलेगी, और इसी मजबूरी के कारण हमें यहां पर 2 अलग अलग शाफ्ट लेनी पड़ी। अब जैसे ही आप क्लच असेंबली को खोलोगे, तो खोलने के बाद आपको तुरंत सबसे पहले बोल्ट, स्प्रिंग, प्रेशर प्लेट, और प्रेशर प्लेट के बाद इन सारी डिस्क को बोलते हैं क्लच पैक, और ये क्लच पैक मिलकर बनता है फ्रिक्शन और स्टील प्लेट से, जो घुमाने का काम करता है इनर हब और क्लच बास्केट को। और ये सारा जब इकट्ठा आता है, इसी को क्लच असेंबली कहते हैं। आपकी मोटरसाइकिल का इंजन हमेशा क्लच बास्केट को घुमाएगा, सिर्फ क्लच बास्केट को, ना ही इनपुट शाफ्ट को। ये है आपकी इनपुट शाफ्ट, यहां पे दिखा देता हूं मैं, ये है आपकी इनपुट शाफ्ट। और भाई तुमने घूमना क्यों रूप बंद कर दिया? ये आपकी इनपुट शाफ्ट हो गई, ये आपकी आउटपुट शाफ्ट हो गई, ये हो गई क्लच बास्केट। लेकिन ये जो इनर हब है, इसे यहां दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, ये जो इनर हब है, ये इनपुट शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही इनर हब के हम नट बोल्ट कसते हैं, ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं और इनर हब आपकी इनपुट शाफ्ट को घुमाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इनर हब घूम रहा है, और ये घूमता हुआ इनर हब इनपुट शाफ्ट को घुमा रहा है, ये वाली जो इनपुट शाफ्ट है, और ये इनपुट शाफ्ट इस आउटपुट शाफ्ट को घुमाएगी, और इस आउटपुट शाफ्ट से पावर जाएगी सीधा पहियों को। ठीक है जी, आगे देखो। अब देखो इनर हब और क्लच बास्केट बोल बोल के मैं खुद बड़ा परेशान हूं। तो अब मैं यहां पर इन दोनों को बोलूंगा कटोरा, इनर हब को छोटा कटोरा और क्लच बास्केट को बड़ा कटोरा। आपको समझने में भी आसानी होगी, देसी तरीके से समझते हैं। तो अब देखो, क्योंकि ये दोनों कटोरे एक साथ आ गए,
अब हमें करना क्या है, अगर मुझे इंजन की पावर को शाफ्ट तक भेजना है तो इन दोनों कटोरों का एक साथ घूमना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक जुगाड़ बनाया, उस जुगाड़ में अंदर और बाहर दोनों की तरफ दांत थे। अब मैंने उस जुगाड़ को इसमें घुसा दिया, तो जो अंदर वाले दांत हैं वो तो यहां पर आ गए। रुको मैं आपको दिखा देता हूं। अंदर वाले दांत तो इस जगह पर आ गए और ये जो बाहर की साइड दांत हैं वो इन खांचों में आ गए, इस वाले में। ठीक है जी। अब इससे होगा क्या, अगर अंदर वाला घूमेगा तो वो बाहर वाले को घुमाएगा और अगर बाहर वाला घूमेगा तो वो अंदर वाले को घुमाएगा। हो गया ना काम आसान। आगे देखो, और ये देखो जब ये जुगाड़ अंदर फिट हो जाएगा तो ये दोनों को एक साथ एक समान रफ्तार पर घुमाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे वाह ये तो बड़ा ही आसान था। तो महाराज अभी रुक जाओ, कहानी खत्म नहीं हुई, अभी चीजें बदलेंगी और बहुत तेजी से बदलेंगी। देखो आगे यहां पैदा होती है जी पहली समस्या। समस्या है ये कि जब आप गियर चेंज करने के लिए क्लच दबाओगे तो जैसे ही आप क्लच दबाओगे ये जो जुगाड़ है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग रफ्तार पर घूमना है ना। और जैसे ही ये महाराज बाहर निकलेंगे, अब इससे होगा ये कि आपका पहिया वो तो घुमाएगा इनर हब को, उसकी रफ्तार अलग हो जाएगी, और आपका इंजन घुमाएगा बाहर वाले कटोरे को, इसकी रफ्तार अलग हो जाएगी। अब ये दोनों क्योंकि अलग अलग रफ्तार पर घूम रहे हैं तो ये हमारा जुगाड़ अब इसके अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि इसके लिए इस जुगाड़ को दो अलग अलग रफ्तार पर घूमना पड़ेगा, जैसे कि ये दो कटोरे घूम रहे हैं, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। यही थी वो समस्या जिसके समाधान के रूप में क्लच प्लेट का आविष्कार हुआ। आगे सुनो, अब जो जुगाड़ मैंने आपको दिखाया था उसके बजाय हमने इतनी सारी क्लच डिस्क बना ली। इनमें से ये जो है ये तो हो गई स्टील प्लेट और ये हो गई आपकी फ्रिक्शन प्लेट। इन सबको जब इकट्ठा करके हम इन कटोरों में ठूंस देते हैं तो ये पूरी असेंबली कहलाती है क्लच असेंबली। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि एक तो इतनी सारी प्लेटों की जरूरत क्या है, पहला सवाल। दूसरा, इनमें ऐसा खास क्या है जो उस एक अकेली प्लेट में नहीं था जो अभी हमने 2 मिनट पहले देखी। हाँ तो बिल्कुल है, ये उससे अलग है। आपको देखने में नहीं लग रही होंगी लेकिन अभी पता चल जाएगा, ध्यान से सुनो। अब हमने उस एक सिंगल प्लेट की जगह पर उदाहरण के लिए 2 प्लेट मान लेते हैं, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी स्टील प्लेट, ये होगी फ्रिक्शन प्लेट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो स्टील प्लेट के दांत अंदर की तरफ है और फ्रिक्शन प्लेट के दांत बाहर की तरफ है। तो ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये तो फंस जाएगी इस बाहर वाले कटोरे में। कौन सा कटोरा? ये बाहर वाला कटोरा, इस जगह पर, ये जो खाली जगह है। और ये जो स्टील प्लेट है जिसके दांत अंदर की तरफ है ये फंस जाएगी इसमें। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि दोनों कटोरे अलग अलग रफ्तार पर बिल्कुल फ्री घूमेंगे, यानी कि एक दूसरे से इनका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि फायदा क्या हुआ, ये काम तो पहले भी हो रहा था, काहे इतना हल्ला मचा रखा है? इसे देख के तो लग ही नहीं रहा कि समस्या का समाधान हुआ है। वेल अगर आप ये सोच रहे हो तो 1 मिनट और रुक जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे सुनो, आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जब एक घूमती हुई प्लेट दूसरी घूमती हुई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो उसे अपने साथ घुमाना शुरू कर देती है। अब जरा आप ये सोचिए कि हमने जो पीछे प्लेट देखी थी कहां गई? हाँ, ये जो प्लेट देखी थी, अब अगर ये वाली प्लेट घूमना शुरू कर दे जो कि बाहर वाले कटोरे में फंसी हुई है, और ये अंदर वाली प्लेट ये भी घूमना शुरू कर दे जो कि अंदर वाले कटोरे में फंसी हुई है। अब अगर ये दोनों घूमते हुए एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं फ्रिक्शन से, तो क्या ये दोनों एक साथ घूमना शुरू नहीं कर देंगी? हाँ जी, अगर ये घूमते हुए एक दूसरे के संपर्क में आई तो दोनों एक समान रफ्तार पर घूमना शुरू कर देंगी। शुरुआत में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे ये दोनों एक ही रफ्तार पर आ जाएंगी। कैसे? ये देखिए, मान लेते हैं कि एक प्लेट को तो आपका इंजन घुमा रहा है और दूसरी प्लेट है टायर के संपर्क में, डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो जब ये दो अलग अलग रफ्तार पर घूमती हुई प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो धीरे धीरे एक ही रफ्तार पर आ जाएंगी। अब आता है सवाल, ये होगा कैसे? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आती हुई नजर आ रही होंगी। जैसे ही ये प्लेट एक दूसरे के साथ चिपकेंगी, ये दोनों कटोरे, अंदर वाला और बाहर वाला, ये दोनों एक ही रफ्तार पर घूमना शुरू कर देंगे। और जब ये अलग हो जाएंगी तो ये अलग रफ्तार पर घूमेगा, ये अलग रफ्तार पर घूमेगा। अब ये कितना भी आगे पीछे हो जाए, यानी इनकी रफ्तार में कितना भी बदलाव आ जाए, धीरे धीरे जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे फ्रिक्शन की वजह से ये धीरे धीरे एक ही रफ्तार पर आ जाएंगे, वो भी बिना झटके के। और यही तो काम है क्लच का, यानी उस झटके को एब्जॉर्ब करना और स्मूथली इंजन की रफ्तार को टायर की रफ्तार के साथ सिंक्रोनाइज करना, मैच कराना कि आपकी गाड़ी मक्खन की तरह चले। अब जरा बात करते हैं इस बात पर कि हमने इतनी सारी प्लेट क्यों लगाई। तो देखो, इतनी सारी प्लेट लगाने का कारण था सरफेस एरिया बढ़ाना और क्लच असेंबली को मजबूती देना, ताकि ना तो फ्रिक्शन में कमी आए
और क्लच असेंबली मजबूत भी हो जाए, क्योंकि जब काफी सारी प्लेट होंगी तो मजबूताई तो आई जाएगी। वो है ना एकता में बल वही सिद्धांत है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि आखिर इतनी सारी क्लच प्लेट को एक साथ चिपका के रखेगा कौन? तो वो काम करेगी ये जो प्रेशर प्लेट है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट। इसी का काम है इतनी सारी प्लेट्स को एक साथ चिपका के रखना। तो अब आता है सवाल कि अगर चिपका के रखने का काम इसका है तो इन्हें अलग करने का काम भी तो हमें किसी ना किसी को देना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने क्या जुगाड़ बनाया है, आओ बताता हूं। तो जब आप क्लच लीवर को दबाते हो तो होता क्या है, ये जो प्लेट है प्रेशर प्लेट, ये आगे पीछे होती है। ये आपने क्लच लीवर दबाया, यहां से तार खिंचा और ये तार कंट्रोल करता है इस एक्चुएटर आर्म को। ये जो आर्म है इस पुश रोड को कंट्रोल करता है। जब ये पुश रोड आगे की तरफ जाएगी तो ये क्लच प्लेट को आगे की तरफ धकेल देगी। अब क्लच प्लेट आगे हो गई तो वापस कैसे आएगी? तो वापस करने का काम करते हैं ये स्प्रिंग। जब ये पुश रोड इस क्लच प्लेट को आगे की तरफ धकेल रही है तो उसी समय पर ये जो स्प्रिंग है ये दब रहे हैं। अब जैसे ही आप लीवर पे से हाथ हटाओगे तो ये जो स्प्रिंग है वापस इस क्लच प्लेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, जिससे असेंबली फिर से इकट्ठी हो जाएगी। यानी जब आप लीवर दबाओगे तो पुश रोड बाहर जाएगी, क्लच असेंबली खुल जाएगी और इंजन और पहिए की रफ्तार अलग अलग हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप लीवर छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग वापस प्रेशर प्लेट को खींच लेगा और असेंबली फिर से इकट्ठा आ जाएगी और धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी स्मूथली चलना शुरू कर देगी। और अगर समझ में नहीं आया तो यहां देख लो, ये हो गई आपकी पुश रॉड। ठीक है जी, ये पुश रॉड जब आगे जा रही है तो प्रेशर प्लेट आगे जा रही है। जब प्रेशर प्लेट आगे जाएगी असेंबली खुल जाएगी, असेंबली खुलेगी तो फ्रिक्शन घटेगा, फ्रिक्शन घटेगा तो इंजन की पावर पहियों तक नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों प्लेट अलग अलग रफ्तार पे घूमना शुरू कर देंगी। जो इसके अंदर हमने वो अंदर बाहर दांत वाले खांचे वाली प्लेट लगाई थी, ठीक है जी, क्योंकि दोनों कटोरों की रफ्तार भी अलग हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहा। अब जैसे ही आप लीवर छोड़ोगे तो ये जो स्प्रिंग है इस प्रेशर प्लेट को वापस खींच लेंगे, प्लेट्स के बीच में वापस फ्रिक्शन आ जाएगा और जैसे ही फ्रिक्शन आएगा दोनों की रफ्तार धीरे धीरे फिर से एक साथ आ जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। अब यह सवाल आता है कि हमें झटका महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों प्लेट तो अलग अलग रफ्तार पर घूम रही होंगी। मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन प्लेट की और स्टील प्लेट की, यानी कि बाहर वाले कटोरे की और अंदर वाले कटोरे की। जब ये दो अलग अलग रफ्तार पर घूम रहे हैं और एक साथ वापस एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे तो आपको झटका तो लगना चाहिए। वो भाई साहब इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब ये प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, यानी कि घिसेंगी, रपटेंगी और धीरे 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 ये एक साथ चिपक जाएंगी। और जब ये एक साथ चिपकेंगी उस समय पर ये एक ही रफ्तार पर होंगी, लेकिन जिस समय ये स्लाइड कर रही होंगी उस समय इनकी रफ्तार अलग होते हुए भी आपको झटका महसूस नहीं होगा। अब यहां से आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्लच की सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी ट्रैफिक में होती है, जहां आपको बार बार क्लच दबाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप बार बार क्लच दबाओगे तो प्लेट ज्यादा घिसेंगी, यानी कि एक दूसरे पे फिसलेंगी, और जितनी ज्यादा ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में आएंगी, फिसलेंगी, उतना ही ज्यादा क्लच प्लेट का घिसाव होगा। क्लच प्लेट दो कंडीशन में सबसे कम घिसती है। पहली, या तो क्लच पूरा छोड़ा हुआ हो या क्लच पूरा दबाया हुआ हो। अगर आपने बीच में क्लच को रखा हुआ है, यानी कि थोड़ी थोड़ी पावर के लिए हल्का चला रहे हो, बार बार हल्का हल्का चला रहे हो, तो उस कंडीशन में ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फिसलेंगी, क्योंकि आपको झटके से बचाने के लिए इन्हें एक दूसरे के ऊपर रगड़ना पड़ेगा, फिसलना पड़ेगा, क्योंकि इंजन और पहिए की रफ्तार अलग है। इसी कारण की वजह से ये घिसती हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो चुकी है या नहीं हुई है। कहीं मिस्त्री पागल बना के पैसे बना ले? हाँ, तो इसका जवाब सुन लो। गियर बदलने में दिक्कत आए, गाड़ी झटके देने लगे, आवाज आने लगे, उसका एवरेज कम हो जाए, स्पीड बढ़ाने पे आरपीएम तो बढ़ जाए लेकिन गाड़ी की रफ्तार ना बढ़े, यानी इंजन तो घर घर करने लगे लेकिन गाड़ी की रफ्तार उस हिसाब से ना बढ़े जैसी बढ़नी चाहिए। पिकअप में दिक्कत आने लगे, यानी कि आप क्लच छोड़ रहे हो, गाड़ी उठ ही नहीं रही, बड़े आराम आराम से उठ रही है, और गियर में से वाइब्रेशन आने लगे। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि क्लच प्लेट खराब हो चुकी है या होने वाली है। अब अगर इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं है तो भाई साहब मैकेनिक पागल बना रहा है आपका, वो पैसे कमाएगा और आप अपनी मजबूत बढ़िया क्लच प्लेट को मैकेनिक की चालाकी की भेंट चढ़ा दोगे। तो समय है ध्यानचंद बनने का। आपकी क्लच प्लेट बिल्कुल चंगी है। अगर जो मैंने बातें बताई हैं उनमें से कोई भी दिक्कत उनमें नहीं है। तो ये थी मोटरसाइकिल के क्लच से जुड़ी हुई एक छोटी सी वीडियो। अब अगर आपको कार का भी क्लच सिस्टम समझना है तो कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।